हेलो व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में। प्रोविडेंट फंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम सैलरी की टैक्सेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं वो इसलिए कि प्रोविडेंट फंड इज अ टाइप ऑफ फंड जो कि नॉर्मली कंपनीज एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए बनाती हैं, ताकि जब एम्प्लॉयज की जॉब खत्म हो, चाहे वो खुद छोड़ के जाएं चाहे उनकी रिटायरमेंट हो, तो उस वक्त उनको एक रीजनेबल अमाउंट दी जा सके। सबसे पहले हम प्रोविडेंट फंड को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी टाइप समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे कि किस तरीके से इसकी टैक्सेशन कैलकुलेट की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोविडेंट फंड्स आर मेंटेन्ड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज। ठीक है, हमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है कि प्रोविडेंट फंड जो है वो ना तो ग्रेजुएटी होती है और ना गवर्नमेंट में जिस किस्म की पेंशन फंड होती हैं ये वो फंड होती हैं। प्रोविडेंट फंड इज अ सेपरेट टाइप ऑफ फंड, और इस फंड की खूबी ये है कि इसके अंदर एम्प्लॉय भी पैसे डालता है और एम्प्लॉयर भी पैसे डालता है। ठीक है, नॉर्मली प्रोसेस ये होता है कि जितने पैसे एम्प्लॉय की तनख्वाह से कट के डाले होते हैं उतने ही पैसे एम्प्लॉयर डाल रहा होता है। इसका मतलब है कि अगर मुझे ये कहा जा रहा है कि मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो हो सकता है कि बैक एंड पे 10,000 रुपए मजीद प्रोविडेंट फंड में मेरा एम्प्लॉयर डाल रहा हो। ठीक है, तो हो सकता है कि उस तरीके से मुझे नजर आ रहा हो कि मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, लेकिन असल में मैं अपने एम्प्लॉयर को 1,10,000 रुपए का पड़ रहा हूँ। जो नॉर्मल इसका जो एक प्रोसेस है वो अगर हम इस शेप से समझने की कोशिश करें कि इट्स अ टाइप ऑफ फंड। ठीक है, इसमें कुछ पैसे एम्प्लॉय की तरफ से आएंगे, फिर नॉर्मली जितने पैसे एम्प्लॉय डालता है उतने ही पैसे एम्प्लॉयर डालता है। ठीक है, दोनों ने पैसे डाल दिए। अब ये जो पैसा बीच में आ गया है इसको फिर इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट करें 10,000 रुपए एम्प्लॉय ने डाला और 10,000 रुपए एम्प्लॉय ने डाला तो 20,000 हो गया। अब इसको फिर इन्वेस्ट किया जाएगा और इसको इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट आएगा वो इसी फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब फर्स्ट करें 10,000 रुपए एक ने डाला, 10,000 रुपए दूसरे ने डाला, और उसके बाद इस पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ वो 5,000 रुपए का कैलकुलेट हुआ। ये प्रॉफिट आएगा कहाँ से? ये जो फंड है इसके बेसिकली सेपरेट मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, जिनका काम ही ये होता है कि वो सिर्फ इस फंड की हिफाजत करें। वो लोग इस फंड को इन्वेस्ट करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में करें, चाहे स्टॉक्स में करें, चाहे रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में करें, और जितना प्रॉफिट होता है वो सारे का सारा इसी फंड में आके जमा होता है। और उसके बाद इस फंड में जिस जिस एम्प्लॉय का जितना जितना हिस्सा होता है वो अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ जब उनकी जॉब जो है वो कंप्लीट हो जाती है उस टाइम पे जाकर उनको पे कर दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में आप अगर देखें तो आपको यहाँ पे 3 पोजीशन नजर आएंगी जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है मैं अगर बात करूं फंड्स की, तो प्रोविडेंट फंड के केस में एक आ गया एम्प्लॉय का हिस्सा, एक आ गया एम्प्लॉयर का हिस्सा, एक आ गया इस पे जो प्रॉफिट जमा हो रहा है, और तीसरा चौथा आ गया इसका क्यूमुलेटिव बैलेंस। इसका मतलब है जब भी हम टैक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो हम इन 4 चीजों की बात करेंगे कि जो एम्प्लॉय ने पैसा डाला उसका क्या हुआ, जो एम्प्लॉयर ने पैसा डाला उसका क्या हुआ, जो प्रॉफिट कमाया गया उसका क्या हुआ, और जो क्यूमुलेटिव बैलेंस मिलेगा आखिर में उसका क्या हुआ। 4 एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। प्रोविडेंट फंड की नॉर्मली 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है उसको हम नॉर्मली गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड कहते हैं। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड वो वाले फंड हैं जो कि गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्मली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लाइक वापडा, लाइक मुख्तलिफ किस्म की यूनिवर्सिटीज जो ऑटोनोमस होती हैं, वो अपने प्रोविडेंट फंड बनाती हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत बनाती हैं। इनके अपने रूल्स हैं जिसको वो तरीके से चलाते हैं। ये सारे फंड्स का ऑडिट भी बाकायदा होता है। दूसरे जो फंड हैं वो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहलाती हैं, और इसके साथ जो रिकग्नाइज का लफ्ज है वो बेसिकली आता है कि जब ये प्रोविडेंट फंड मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती हैं लीगल, तो ये आप अपना केस प्रेजेंट करते हैं कमिश्नर इनकम टैक्स के पास। अगर कमिश्नर इनकम टैक्स को ये फील होता है कि वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं जो कि होनी चाहिए, तो कमिश्नर इनकम टैक्स इस प्रोविडेंट फंड को रिकग्नाइज करता है। कमिश्नर इनकम टैक्स के पास ये इख्तियार भी होता है कि बाद में अगर उसे फील हो कि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जा रही तो वो उसे डी रिकग्नाइज कर दे। कमिश्नर इनकम टैक्स के पास रिकग्निशन के लिए अप्लाई करने की रीजन जाहिर है एक ही है, क्योंकि रिकग्नाइज होने की सूरत में इस प्रोविडेंट फंड को कुछ टैक्स के एडवांटेजेस हासिल हो जाते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा केस वो है जो कि अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का है। अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड जाहिर है तभी हो सकता है
जब या तो कंपनी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट पूरी ना कर रही हो, या वो इंटरेस्टेड ही ना हो इनकम टैक्स के साथ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, या फिर उसने इनकम टैक्स के पास रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की हो मगर कमिश्नर इनकम टैक्स ने उसको रिफ्यूज कर दिया हो, ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजन। इसका मतलब है वही तीन तीन रीजन हो सकती हैं, जिससे कि मैंने कहा कि या तो इनकम टैक्स कमिश्नर ने रिफ्यूज कर दिया हो, या वो चाह रहे हो कि हम अनरिकग्नाइज ही रहें, या फिर कुछ ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट वो पूरी ना कर पा रही। तो ये तीन चीजें होती हैं जिसकी वजह से प्रोविडेंट फंड अनरिकग्नाइज रह सकता है, ठीक है। तो तीन किस्म की टाइप्स होगी जो अभी तक हमने डिस्कस कर ली। सबसे पहले चार मेजर एस्पेक्ट्स हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट एंड क्यूमुलेटिव बैलेंस, और तीन किस्म के फंड हैं। अब हम इन तीनों किस्म के फंड में उन चार इश्यूज की हैंडलिंग कैसे होती है टैक्स में, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। अब आप जरा इस पे जरा थोड़ा सा, हमारे पास तीन किस्म की टाइप्स हैं फंड्स की, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, जिस तरह मैंने कहा रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और मैंने कहा कि चार चीजें आती हैं जो आपने डिस्कस करनी होती है, एम्प्लॉय के पैसे का क्या होगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इंटरेस्ट क्रेडिट क्या होगा, और एक्यूमुलेटेड बैलेंस क्या होगा। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। ये क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है, लेकिन जो एम्प्लॉय ने पैसा डाला है, जो एम्प्लॉय की तनख्वाह से कट के दिया है, उस तनख्वाह पे तो ऑलरेडी टैक्स पूरे का पूरा कैलकुलेट हो चुका होता है। ये आपने अभी तक देख लिया है कि टैक्स जो कि ग्रॉस सैलरी के ऊपर निकालते हैं हम, तो ग्रॉस पे टैक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन निकलता है। इसका मतलब है एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन निकला उस पर ऑलरेडी टैक्स अप्लाई हो चुका है, तो ज़ाहिर दोबारा तो टैक्स अप्लाई नहीं होगा, इसलिए ये तो मसला ही खत्म हो गया, ऑलरेडी इंक्लूडेड। अब एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर यहाँ पे गवर्नमेंट खुद है, कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स लग गया है और एम्प्लॉयर खुद गवर्नमेंट है, तो इसलिए जो उसको प्रॉफिट मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। जब यहाँ पे भी टैक्स नहीं है, यहाँ पे भी टैक्स नहीं है, तो जाहिर है रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे भी किसी किस्म का टैक्स अप्लाई नहीं होगा, ये सारी फिगर एग्जाम्प्ट हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड तो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है कि जो भी है किसी में टैक्स नहीं है। अब हम आते हैं रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे। वही सिंपल सा प्रिंसिपल, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का शेयर है वो जाहिर है ऑलरेडी उस पर टैक्स हो चुका है, तो उस पर दोबारा टैक्स होने की लॉजिक नहीं है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अब देखें क्योंकि अब हमने ये बात की है कि एम्प्लॉयर जो है वो रिकग्नाइज है, उसने बड़ी मेहनत करके सारी रिक्वायरमेंट पूरी की है, तो उसको जाहिर है कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। अब बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि इनकम टैक्स हमें कहता है कि अगर तो एम्प्लॉयर 10% ऑफ सैलरी तक पैसे डालेगा प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, 10% ऑफ सैलरी तक, तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे डाल दो, और हम इसको एम्प्लॉय की सैलरी में भी शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो 10% से ज्यादा डालेगा, अगर वो 10% से ज्यादा डालेगा, तो जितना ज्यादा डालेगा एक्सेस अमाउंट विल बी इंक्लूडेड। अब यहाँ पे दो फैक्टर हैं। सबसे पहले उसने 10% की लिमिट तो लगाई, लेकिन साथ लिख लिया है और 150,000, इसका मतलब है उसने 1,50,000 रुपए की लिमिट भी लगा दी है, कि वो कह रहा है कि 10% या 1,50,000 दोनों में से जो भी कम हो, लेसर, उसको आप शामिल नहीं करेंगे, नॉट टू इंक्लूड, उसको शामिल नहीं करेंगे, इससे ऊपर जो होगा उसको शामिल करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो लफ्ज है सैलरी, सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पे? सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। ये खास किस्म का अलाउंस होता है जो बहुत सी कंपनीज में मिलता है लोगों को। तो अगर आपको डीएनएस अलाउंस सवाल में नहीं दिया हो तो आपने सिर्फ बेसिक सैलरी को ही ले लेना है, अदरवाइज प्रोविडेंट फंड के लिए बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस दोनों को लिया जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अगली बात अब आ गई प्रॉफिट की। प्रॉफिट में भी वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहली बात, प्रॉफिट 16% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 16% से ऊपर होगा तो फिर हम उसको टैक्स कर देंगे, यानी कि जितना 16% से ऊपर होगा, और वो 1/3 ऑफ सैलरी से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि जो प्रॉफिट है वो आपकी सैलरी का 1/3 से ऊपर हो जाए। अगर 1/3 से ऊपर होगा तब भी हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और करेंगे क्या? जो भी इसमें से लेसर वैल्यू होगी उसको वो कह रहा है हम ऐड कर देंगे, ठीक है। जो भी इसमें से लेस वैल्यू होगी, अब लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये हम सवाल में देख लेंगे आगे।
अच्छा, अब आप देखें कि जब यहाँ पे टैक्स हो गया, यहाँ पे टैक्स हो गया, यहाँ पे टैक्स हो गया, तो सारी फिगर में से टैक्स तो निकल चुका है। तो ये इस्लाम, इसका मतलब है यहाँ पे अब किसी भी किस्म का टैक्स को शामिल नहीं करना, इसलिए कि ऑलरेडी मंथली बुनियाद पर या ईयरली बुनियाद पर हर जगह उसके ऊपर टैक्स अप्लाई हो चुका है। ठीक हो गया। अगले पे चलते हैं अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब आप देखें अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है, ये तो मसला ही नहीं है। अब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो जाहिर है क्योंकि ये रिकग्नाइज नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि वो क्या रहा है, इसलिए इनकम, ये जो टैक्सेबल इनकम जो भी डाली है उस पर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। और आपको याद होगा जब हम बिजनेस पढ़ रहे थे, थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने, तो बिजनेस में भी जो अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड था वो एज ए एक्सपेंस शामिल नहीं था बिजनेस की इनकम में। यानी कि जब ये एम्प्लॉयर अपना टैक्स की वर्किंग करेगा, तो अगर उसने अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड लिखा होगा तो ये एक्सपेंस उसको इजाजत नहीं मिलेगी लिखने की, उसको भी नुकसान है। ठीक है, ये टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगा। जब ये शामिल नहीं होगा तो प्रॉफिट भी शामिल नहीं होगा। जब ये दोनों शामिल नहीं होंगे तो आखिर में जाके जब इसको पूरे पैसे मिलेंगे उस टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको पूरे का पूरा टैक्स कर देगा। लेकिन हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जरूर देखेगा कि क्योंकि इस अमाउंट पे तो ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है, इसलिए इस अमाउंट को छोड़कर उस तरफ इन दोनों अमाउंट पर टैक्स अप्लाई करेगा, जिसमें वो कह रहा है कि टू बी इंक्लूडेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट दियर अराउंड। ठीक है, इसका मतलब है कि अनरिकग्नाइज के केस में असल में तीनों चीजों पे टैक्स हो गया। एम्प्लॉय का टैक्स पहले से लग गया था, एम्प्लॉयर का भी लग गया और इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स लग गया। ठीक है जी। सो दिस इज द रीजनेबल वर्किंग ऑफ प्रोविडेंट फंड। अब हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके कि किस तरीके से इनकी एग्जाम्पल्स को आप एक दूसरे के साथ हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको सारी की सारी बात क्लियर हो गई होगी। एंड दैट क्वेश्चन इज अबाउट वेरी वेरी सिंपल, नॉट वेरी डिफिकल्ट। इट्स अबाउट बेसिक सैलरी, क्वालिफिकेशन अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब है ये प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। देन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, दोनों सेम मैंने लिए हैं, जो कि नॉर्मल फिनोमिना होता है कि जितने पैसे एम्प्लॉयर डालता है उतने ही एम्प्लॉय के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ है प्रोविडेंट फंड पे जो मिला है वो मिला है 15%। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इस सवाल को। जिस तरीके से सामने जा रहे, बेसिक सैलरी पूरी टैक्सेबल होती है, क्वालिफिकेशन अलाउंस पूरा टैक्सेबल होता है, डियरनेस अलाउंस पूरा टैक्सेबल होता है। आपको ये बात अच्छी तरीके से याद होगी कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि तकरीबन सारे के सारे अलाउंसेस जो आपको कैश में मिलते हैं वो पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं, चंद को छोड़कर। उन चंद में से एक जो केस आपके सामने इस वक्त मौजूद है दैट इज मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस का हिसाब किताब कुछ इस तरीके से है कि अगर तो मेडिकल अलाउंस आपको सिर्फ कैश की शक्ल में मिल रहा हो और इसके साथ किसी भी किस्म की मेडिकल फैसिलिटी ना हो, तो फिर हम मेडिकल अलाउंस को 10% तक एग्जाम करते हैं, बाकी टैक्सेबल इनकम में शामिल करते हैं। हाउएवर, अगर आपको इसके साथ कोई मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई है, मेडिकल फैसिलिटी से मुराद है कि आप अगर हॉस्पिटल जाएं तो आपका इलाज वगैरह हो जाएगा और कंपनी अगर कोई सीरियस इलाज है तो वो उसके पैसे देगी, उस सूरत हाल में मेडिकल अलाउंस पूरे का पूरा टैक्सेबल होता है। ठीक है, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का हिसाब किताब हम पढ़ चुके हैं कि जो एम्प्लॉय का शेयर है वो तो ऑलरेडी क्योंकि टैक्स हो चुका है, उसकी हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। जाहिर है ये जो एम्प्लॉय का जो हिस्सा है ये नॉर्मल तनख्वाह में शामिल है। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन अगर आप याद करें और मैं आपको दोबारा उसी जगह पर लेके जाऊं तो ये आपको नजर आएगा कि एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 10% ऑफ सैलरी या 1.5 लाख रुपए तक अलाउड है, दोनों में से जो भी कम है। और सैलरी की डेफिनेशन क्या है? बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। इसका मतलब है 10% तक अलाउड है, लेकिन आप अगर एक ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड 15%। इसके बारे में क्या क्या कंडीशन मौजूद है? एक तरफ के 16% से ऊपर ना हो, दूसरी तरफ कंडीशन क्या है, और 1/3 से भी ज्यादा ना हो। ठीक है, इन दोनों में से जो भी एक कंडीशन पूरी होगी उसको आप पूरा कर देंगे। अब हम इसको आगे चला के देखते हैं। देखें जी, सबसे पहले आपके पास बेसिक सैलरी एज इट इज पूरी की पूरी आ गई 14 लाख रुपए, क्वालिफिकेशन अलाउंस पूरा आ गया 2,40,000, डियरनेस अलाउंस पूरा आ गया 1,80,000 रुपए। उसके बाद मेडिकल अलाउंस
क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इस सवाल में मौजूद नहीं है, इसलिए इसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी की एग्जाम्शन मिल गई, जो कि कितनी है, 14 लाख का 10%, 1,40,000 रुपए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो कि आपको बेसिक सैलरी का ही 10% वसूल करना है। हमने बेसिक सैलरी का 10% ले लिया, 2.5 लाख में से 1,40,000 तक की एग्जाम्प्ट हो गई। रिमेनिंग जो 1,10,000 रुपए ये आपके हमने शामिल कर दिए सैलरी के अंदर। अब आगे हम चलते हैं, आगे जो हमारा बेसिक जो मसला है वो मसला है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो कि ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है, इसलिए कोई इम्पैक्ट शामिल नहीं किया। अगला मसला आ गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ये अब हमें जरा इसको देखना है उसी रूल के मुताबिक। रूल क्या है? रूल ये है कि अलाउड टिल 10% ऑफ सैलरी। अब 10% ऑफ सैलरी कितनी है? यहाँ पे सैलरी कितनी है? यहाँ पे सैलरी है एक तो बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, तो 14 लाख, तो 14 लाख और सॉरी मैंने इसके अंदर डीएनएस अलाउंस को ऐड नहीं किया, मैं इसको 1 मिनट ठीक करके आपको बताता हूँ। 1 मिनट जी। यहाँ पे अब आप देखें कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 1,80,000 रुपए है। हमें कहाँ तक की इजाजत है? 10% ऑफ सैलरी या 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। अब सैलरी की डेफिनेशन क्या है? सैलरी तनख्वाह की डेफिनेशन यहाँ पर हमारे पास ये है कि बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। तो मैं अगर 14 लाख में 1,80,000 रुपए जमा करूं तो मेरे पास जो टोटल सैलरी आती है वो आती है 15,80,000 रुपए। और 15,80,000 रुपए का 10% कितना होता है? वो 10% होता है 1,58,000 रुपए। अब या तो 1,58,000 रुपए मुझे शामिल करना है या 1.5 लाख रुपए शामिल करना है, तो दोनों में से कम कौन सा है? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए तक वो कहता है अलाउ कर दिया, और 1.5 लाख रुपए से ऊपर जितनी फिगर है वो अलाउ नहीं है। यानी कि 1,80,000 में से जब मैंने 1.5 लाख को माइनस किया तो 30,000 रुपए की फिगर मैंने वहां जाके शामिल कर दी। ठीक हो गई? इस तरीके से मैंने वही वाला रूल जो है वो मैंने पिछला अप्लाई कर दिया। उससे नेक्स्ट फिगर है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड में भी 2 अदर कंडीशन है, दोबारा आपको याद होगा क्या है कि एक तो ये है कि ये जो इंटरेस्ट है ये 1/3 ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सैलरी अगेन आप अगर देख लें 15,80,000 का 1/3 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से ऊपर। तो ये 5 लाख से कम है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि रेट जो है वो आपका 16% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये 16% से ऊपर भी नहीं है, ये भी कंडीशन पूरी हो गई। जो कि दोनों कंडीशन पूरी हो गई है, इसका मतलब है हम यहाँ पे कुछ शामिल नहीं करेंगे, और हम ये ऊपर से जब सारी फिगर्स को जमा करेंगे तो ये हमारे पास क्या फिगर आ गई थी? ये हमारे पास नॉर्मल फिगर आ गई, विच इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी। आई होप कि ये सवाल जो है वो यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमारे पास एक और सवाल है इसी किस्म का, इसमें मैंने अब थोड़ा सा चेंज किया है। इस सवाल के अंदर अगेन मेरे पास बेसिक सैलरी है, क्वालिफिकेशन अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, प्रोविडेंट फंड की रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। अब एक छोटी सी चेंज मैंने यहाँ पे या 2 अदर चेंजेस की है। एक तो ये परसेंटेज चेंज हो गई है, दूसरा मैंने एक और साथ बेनिफिट उठा लिया कि मिस्टर आतिफ हैज बीन प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटी इन मेजर हॉस्पिटल, कि आतिफ साहब को ऑफिस की तरफ से तो मेडिकल फैसिलिटी भी मिली हुई है। इसका मतलब है एक तरफ तो उन्हें मेडिकल अलाउंस मिल रहा है कैश की शक्ल में, दूसरा अगर वो हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट होंगे तो वहां पे उन्हें मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी थ्रू कंपनी। अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मेरी बेसिक सैलरी आ गई 18 लाख, कन्वेंस क्वालिफिकेशन अलाउंस आ गया, कन्वेंस अलाउंस आ गया। अब देखें मेडिकल अलाउंस, चूंकि मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई है इसलिए किसी किस्म की एग्जाम्पशन नहीं है, कोई 10% एग्जाम्पशन नहीं है, तो पूरी की पूरी फिगर आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो गई, पहली बात। दूसरी बात, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी टैक्सेबल नहीं होता, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वही वाली कंडीशन आ गई 10% ऑफ सैलरी और 150,000। अब इस सवाल के अंदर डीएनएस अलाउंस दिया नहीं हुआ, तो क्योंकि डीएनएस अलाउंस नहीं दिया हुआ तो वो जीरो हो गया, तो मैंने सिंपली 10% ऑफ सैलरी ही ले लिया, और वो कितना था? 18 लाख था, 1,80,000, 1,80,000 और 1.5 लाख रुपए, तो सारे लेस 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख से माइनस कर दिया, तो 195 में से 1.5 लाख माइनस हुआ, 45,000 रुपए मैंने शामिल कर दिए। अगली वो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? अब देखेंगे यहाँ पे जरा
कि आपका जो इंटरेस्ट क्रेडिटेड है वो कितना है, 7,15,000 रुपए। अब मैंने उसके ऊपर कंडीशंस देखी दोनों। पहली कंडीशन थी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 20% पे जब 20% मिल रहा है उसपे अमाउंट कितनी मिल रही है, 7,15,000 रुपए। अगर 16% मिलता तो अमाउंट कितनी होती, इसको निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है मैथमेटिक्स में कि मैंने सिंपली क्या किया कि 7,15,000 रुपए को डिवाइड कर दिया उसी की परसेंटेज से, यानी कि 20%। जब मैंने इसको 20% से डिवाइड किया तो अब मेरे पास 100% फिगर आ गई, और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 16% से, जो अमाउंट मुझे चाहिए। जब मैंने ये किया तो ये मेरे पास फिगर आ गई 5,72,000 रुपए। इसका मतलब है अगर इंटरेस्ट 16% के हिसाब से मिलता तो अमाउंट होती 572,000, लेकिन चूंकि 20% से मिला तो 7,15,000 है। अब क्योंकि मिलना 16% से ऊपर नहीं चाहिए था, इसका मतलब है कि ये असल वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है, अगली फिगर, यही जो इंटरेस्ट है ये 1/3 ऑफ सैलरी से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो अगेन मैं अगर 1/3 ऑफ सैलरी देखूं तो 1/3 ऑफ सैलरी जो है वो कितनी बनती है, 1/3 ऑफ सैलरी, यहाँ पे डियरनेस अलाउंस लिखा हुआ है गलती से, तो 1/3 ऑफ सैलरी ज़ाहिर अभी कितनी बनती है, वो बनती है यहाँ पे 6 लाख रुपए। अब क्योंकि एक आपके पास फिगर है 5,72,000 और दूसरी फिगर कौन सी है, 6 लाख रुपए, तो ज़ाहिर दोनों में से कम कौन सी है, 572। तो आप 572 तक आपको इजाजत होगी। आप 7,15,000 में से 572 माइनस करेंगे तो आपके पास 143,000 की फिगर आ जाएगी। ठीक है, और ये जो 143,000 की फिगर है ये आप ऊपर से ऐड करेंगे तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो आपको समझने की जरूरत है। पहला कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर का वो 10% ऑफ सैलरी या 1.5 लाख रुपए तक, और दूसरी कंडीशन जो है वो आपके पास क्या है, वो भी आपके पास बड़ी ही क्लियर किस्म की कंडीशन निकल रही है, और वो ये है कि पहले आपने इंटरेस्ट देखना है एट द रेट ऑफ 16% और दूसरे लेवल पे आपने फिर बेसिक सैलरी देखनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो कि 6 लाख रुपए आ रही थी, एक 18 लाख रुपए की सैलरी, तो मैंने 6 लाख और 5,72,000 को कंपेयर किया, तो जो भी लोअर फिगर थी उसको मैंने चूज कर लिया ताकि हायर फिगर मेरे टैक्सेबल इनकम में ऐड हो सके। ठीक है गाइस, अगर मैं एक और सवाल की तरफ मूव करूं तो अगला फिगर कौन सी है, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपको याद होगा कि हम कुछ भी ऐड नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप अगर इस सवाल को उसी तरीके से चलाएंगे तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी ऐड नहीं हुई, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी ऐड नहीं हुई, और इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी ऐड नहीं हुआ। इसका फर्क कब पड़ेगा, जब इस शख्स को इसकी पूरे पैसे मिलेंगे, जब ये जॉब खत्म करेगा, जब पूरे पैसे मिलेंगे तो पूरे के पूरे पैसों में से इसको छोड़कर क्योंकि इस पे तो टैक्स हो चुका है ना ऑलरेडी, ये पूरी की पूरी फिगर ऑटोमेटिकली टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोविडेंट फंड की टैक्स की ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप कि आप लोग अगर इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।